अक्सर ऐसी बातें करी जाती है कि जो पेड़ होते हैं वो हम इंसानों को बहुत सारी चीज़ें देते हैं, लेकिन आज ना मैं आपको कुछ अलग ही बताने वाला हूँ कि जो पेड़ होते हैं ना, ऐसे बहुत सारे पेड़ होते हैं जो इंसान की जान भी ले लेते हैं, गिर के नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये बात कुछ अलग है। ऐसी ही एक पेड़ की बात मैं आज आपसे करने वाला हूँ, जहाँ पे ऐसा ना समझिए कि यहाँ पे रात को नहीं जाना चाहिए, कोई ऐसी कहानी है। यहाँ पे दिन में भी नहीं जाना चाहिए, इसके आसपास कदम भी नहीं रखना चाहिए, क्योंकि ये इतना ज़्यादा खौफनाक है। ये उड़ीसा के मंगलाजोड़ी गांव में है। ये एक पेड़ है, एंड जो हॉरर एक्सपीरियंस जिस इंसान को हुआ था, उस बूढ़े इंसान को पता ही नहीं था कि एक पेड़ की तरफ वो अपनी छाँव के लिए जा रहा है, लेकिन उसके बदले में उसको क्या मिलने वाला है। उसको कुछ भी भनक भी नहीं थी कि उसकी ज़िंदगी में आगे क्या होने वाला है। उसको नहीं पता कि इस पेड़ के काले सायों में ऐसी कौन सी प्रेत आत्मा भटकती है, जिससे एक बार अगर किसी इंसान की मुलाकात हो जाए तो उसका बचना नामुमकिन होता है। ये जो हादसा है ये उड़ीसा के अंदर साल 2007 में हुआ था। एंड बताया जाता है कि ये हादसा इतना ज़्यादा प्रभावी था कि जो छोटे छोटे बच्चे थे वो स्कूल में जाने से भी मना कर रहे थे। वो कह रहे थे कि हमको घर से बाहर ही नहीं निकलना है। क्या हुआ था वो हादसा, वो आज आपको इस वीडियो में पता चलेगा। अब ये वीडियो शुरू करने से पहले ऐसे ही और हॉरर, मिस्टीरियस एंड हिस्टोरिकल वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए इस चैनल को। एंड गाइज, अकॉर्डिंग टू आवर यूट्यूब एनालिटिक्स, ऐसे 81% लोग हैं जो कि हमारा इस समय वीडियो तो देख रहे हैं, लेकिन उन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है। गाइज प्लीज़, नीचे सब्सक्राइब बटन है, प्लीज़ उसको दबा के, पता नहीं जो भी रंग का होता है वो कर दो। एंड उसके साथ साथ बेल आइकन को भी दबा देना, ताकि आपको हमारा नोटिफिकेशन आता रहे हम जब भी अपनी नई वीडियो डालें। अब ये कहानी शुरू होती है। गाइस, आज की कहानी माधव की है, जो कि कई सालों पहले मंगलाजोड़ी गांव में आया था, जो कि उड़ीसा में है। एक्चुअली ऐसा बताया जाता है कि इस कहानी में जो माधव था वो शहर में रहा करता था, लेकिन वहाँ पे उसका बहुत ही ज़्यादा भारी नुकसान हो गया था, जिसकी वो भरपाई नहीं कर पा रहा था। एंड ही वॉज हैविंग नो चॉइस। उसको ऐसा लग रहा था कि अब इस शहर में मेरा रह के कोई मतलब ही नहीं है। उसने अपने परिवार वालों से थोड़ी बात करी, एंड उसके परिवार वालों ने कहा कि क्यों ना हम लोग गाँव में चले जाए, वहाँ पे हमारा घर तो है ही, हम वहीं पे जाके रह लेते। सब लोग ने एग्री किया। माधव ने भी बोला, अपने दिल पे पत्थर रख के उसने बोला कि चलो ठीक है, हम लोग जाते हैं गांव में, जाके हम लोग बच जाएंगे कुछ वक्त के लिए, जब तक सब चीज़ ठीक ना हो जाए। वो लोग अभी गांव में आ गए थे। एंड धीरे धीरे देखते देखते अभी ना चीज़ें सुधर रही थी उसके परिवार में भी। उसके परिवार वाले ना अभी धीरे धीरे खुश भी हो रहे थे, क्योंकि माधव ने अभी गांव में जाके छोटा मोटा कुछ ऐसा बिजनेस सा खोल लिया था। एंड उसके परिवार वाले थे, दे वर डेफिनेटली हैप्पी कि चलो कम से कम गाँव में आके कुछ तो फ़ायदा हुआ। लेकिन ये जो फैसला था ना माधव का, ये जो उस परिवार की खुशी थी, ये भी बस कुछ ही पल में मातम में बदलने वाली थी। सो गाइस, अब ये एक बार की बात है कि माधव अपना सब काम वगैरह ख़त्म करके साइकिल से अपने घर की ओर जा रहा था। सब काम ख़त्म हो गया है, घर पे जाना है उसे। साइकिल चला रहा है नॉर्मली, शाम का समय है, लेकिन कुछ चीज़ें अभी बिगड़ेगी। जब वो साइकिल से जा रहा था ना अपने घर की ओर, तो फिर ना आसपास बहुत सारे लोग थे जो वो देख सकता था। फिर उसको ना याद आया कि अरे यार, शाम का समय हो रहा है, लेकिन मुझे ना घर जल्दी पहुंचना है। एंड उसके दोस्त ने ना उसको कुछ दिनों पहले बोला था कि तेरे घर जाने का एक शॉर्टकट रास्ता है, तू उसको कभी भी अपना सकता है। फिर उसने बोला चलो ठीक है, वैसे भी जस्ट अभी शाम ही हुई है, ऐसा नहीं कि आधी रात का समय है, तो एक्सपेरिमेंट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। उसने बोला शाम का समय, एवरीथिंग इज़ फाइन। फिर उसने अपनी जो साइकिल है ना वो एक दूसरे रास्ते की ओर मोड़ ली, जिस रास्ते की तरफ कोई भी नहीं जा रहा था। जैसे उसने अपनी जो साइकिल है उसने उस रास्ते की ओर मोड़ी, सारे गांव वाले उसको देखने लग गए कि जैसे कि ये इंसान क्या कर रहा है, कहाँ जा रहा है। माधव ने भी थोड़ा सा गौर किया, अरे ये लोग मुझे ऐसा क्यों देख रहे हैं यार। क्योंकि गाइस, एक और एक चीज़ ना वहाँ पे डिफरेंट थी। वो जिस रास्ते से जा रहा था ना, उस रास्ते पे उसके अलावा कोई भी नहीं था। वो चाहे एकदम दूर देखे या फिर आसपास देखे, सिर्फ और सिर्फ सन्नाटा था, कोई भी नहीं था। अभी कुछ देर साइकिल चलाने के बाद माधव को एक चीज़ का एहसास हो रहा था कि अभी ये जो रास्ता है ना, ज़्यादा देर तक के लिए बचा नहीं है। बस 10-15 मिनट और मैं अपने वो नॉर्मल वाले रूट पे वापस पहुंच जाऊंगा। अब चलते चलते ना वो बहुत ही ज़्यादा थक गया था उस जगह पे। आसपास कोई लोग भी नहीं दिख रहे हैं, सब एकदम शांत है, सन्नाटा है, कोई भी नहीं है रास्ते में। बट स्टिल उसको रास्ते में थोड़ा ही करीब में खेत में उसको एक आलीशान सा पेड़ दिखा, इतना बड़ा पेड़। एंड उसने बोला भाई बहुत अच्छी छाँव है यार यहाँ पे। एंड अभी तो शाम हो रही है, एकदम सनसेट वाला है सब चीज़ें। एंड धूप भी काफ़ी है, गर्मी हो रही है, थक भी चुका हूँ मैं। फिर उसने बोला कि थोड़ी देर के लिए मैं रेस्ट कर लेता हूँ वहाँ पे।
ठीक है, उसने साइकिल ली एंड साइकिल लेने के बाद उस पेड़ के छांव के पास रख दी एंड खुद भी अपना जो कपड़ा था, गमछा था, उसको बिछा के वो उसके ऊपर जाके बैठ गया। अब बैठने के बाद वो छांव इतनी ज़्यादा ठंडी लग रही थी उसे कि उसको धीरे धीरे करके नींद आने लग गई। उसने बोला चलो ठीक है, एक आध झपकी तो ले ही सकता हूँ मैं, इट्स जस्ट ओके, मतलब ठीक होगा, कुछ ऐसा गलत तो होने वाला है नहीं। उसकी जैसे ही झपकी लगी वैसे ही ऊपर से कुछ गिरने की आवाज़ आई और वो उसके हाथ पे गिरा। उसने अपनी आंखें खोली एंड देखा तो उसके बाजू में ही एक सिंदूर की इतनी सी बॉक्स था, एक सिंदूर का डब्बा था। उसने देखा, उसने बोला आसपास तो कोई भी नहीं है, ये ऊपर से कैसे गिर गया। एंड पेड़ के ऊपर से सिंदूर की डिब्बी, इट्स अ वेरी लाइक इसका कोई भी लिंक ही नहीं है, ये सिंक नहीं हो रहा है बिल्कुल भी। फिर उसने ना वो सिंदूर की डिब्बी खोलने की कोशिश करी, वो खोल नहीं रही थी। फिर उसने थोड़ा झटके से खोला तो वो पूरा सिंदूर माधव के आंखों में चला गया। अब माधव को थोड़ी देर के लिए सब कुछ एकदम धुंधला धुंधला सा लगने लग गया था। वो आसपास अपनी साइकिल को ढूंढने लग गया था क्योंकि उसके साइकिल में ही एक थैली थी एंड उस थैली के अंदर एक पानी की बोतल थी। वो पानी की बोतल ढूंढ रहा था, कैसे कैसे करके उसने साइकिल ढूंढी, थैली ढूंढी एंड उसमें से एक पानी की बोतल निकाली। पानी की बोतल निकालने के बाद उसने अपने मुंह पे थोड़ा सा वो पानी को छिड़का एंड देन ना थोड़ा सा जब उसका चेहरा साफ हुआ तो उसने देखा कि उसके नज़रों के ठीक सामने एक लड़की खड़ी है। एंड वो जो लड़की थी ना, वो उसकी हालत कुछ सही नहीं लग रही थी। वो कोई गांव की लड़की नहीं लग रही थी। लड़की तो थी, उसके जो कपड़े थे बहुत एकदम ही पुराने टाइप के लग रहे थे। ऐसा लग रहा था कि इस लड़की के साथ कुछ तो गलत हुआ है, शायद से एटलीस्ट एक्सीडेंट ही हुआ होगा, इसके लिए उसकी हालत ऐसी है। माधव ने फिर उसको पूछा कि आप ठीक हो। उस लड़की ने कुछ जवाब नहीं दिया। उसने बोला कि आपकी मैं कुछ मदद कर सकता हूँ। फिर भी उसने कुछ नहीं बोला। माधव को थोड़ा सा शॉक लगने लगा। फिर कुछ देर बाद माधव ने उसको वापस से पूछा, मैं आपको कहीं पे छोड़ दूँ, आपकी कुछ सहायता कर सकता हूँ मैं। वो लड़की फाइनली थोड़ी सी हिली एंड वो भागते हुए उस पेड़ के पीछे जाके छुप गई। माधव थोड़ी देर के लिए ऐसा हुआ कि मतलब ये क्या हो गया, इसने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया एंड वो पीछे जाके छुप गई। फिर माधव ने थोड़ी देर के लिए अपना चेहरा ऐसा पीछे करके देखा कि वो लड़की गई कहाँ है। उसने देखा कि वो लड़की उस पेड़ के पीछे छुपी हुई है, अपनी गर्दन को बाहर निकाल के माधव को देखकर हंस रही थी, जैसे कि वो माधव को किसी बात के लिए चिढ़ा रही हो। माधव ये सारी चीज़ों को देखकर बहुत ही ज़्यादा भी घबरा उठा था, एकदम डर गया था वो कि ये सब कुछ हो क्या रहा है उसके साथ, क्योंकि अब वो लड़की पूरी तरीके से छिप चुकी थी। अब उस पेड़ के पीछे उसने अपनी गर्दन भी हटा ली थी। फिर उसने बोला मैं भी जाके देखता हूँ कि ये लड़की असल में है कौन, ये किस तरीके का खेल खेल रही है मेरी ज़िंदगी के साथ। वो गया भागते हुए उस पेड़ के पीछे, देखा तो वहाँ पर कोई भी नहीं था, कोई भी नहीं। आसपास नज़रें घुमा रहा है, वहाँ पे कोई भी नहीं है। पेड़ के ऊपर से एक आवाज़ आई, उसने ऊपर की तरफ देखा एंड वो लड़की ऊपर ही थी, बैठी हुई थी, नीचे की तरफ देख रही थी। उसके हाथ और उसके मुंह से लहू टपक रहा था जो कि सीधा माधव के चेहरे पे जाके लग रहा था। माधव बहुत ही एकदम अलग ही तरीके से वो एकदम घबरा उठा था कि ये क्या हो रहा है अभी उसके साथ। आसपास कोई भी नहीं दिख रहा है। वो चिल्लाए जा रहा था मदद के लिए, लेकिन कोई भी नहीं देख रहा था उसे, क्योंकि वहाँ पे असलियत में तो कोई था ही नहीं। गलती कर दी थी उसने यहाँ पे आकर। उसने जल्दी से अपनी साइकिल उठाई एंड उसी रास्ते से वो अपने घर की ओर भागा। भागते रहा भागते रहा भागते रहा। वो हमेशा पीछे देख रहा था बार बार वो कि वो लड़की कहीं उसके पीछे तो नहीं आ रही है, उसका साया बन के। उसको एक बात समझ में आ गई थी कि ये लड़की कोई इंसान तो हो ही नहीं सकती, उसी पेड़ से जुड़ी हुई एक आत्मा है। अब डर के मारे माधव को ऐसे थॉट्स आ रहे थे कि वो शायद मेरे पीछे आ सकती है, ये हो सकता है वो हो सकता है। उसने जो साइकिल की जो पैडल होती है उसको ज़ोर ज़ोर का मारना चालू कर दिया एंड उसको ऐसा लग रहा था कि वो अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच रहा है। 10-15 मिनट क्योंकि अभी गुजर चुके थे, लेकिन उसने वापस से उसी पेड़ को आता हुआ देखा। उसने देखा कि वो ही पेड़ के करीब में जा रहा हूँ। उसने साइकिल को रोक दी, उसने अपने घड़ी की तरफ देखा। उसने बोला 10-15 मिनट तो गुजर चुके आराम से, मैं इसी पेड़ के पास वापस कैसे आ सकता हूँ। उसने रास्ते की तरफ देखा। उसने बोला कि ये रास्ता कोई गोल नहीं है जो मैं बार बार इसी जगह पे आ रहा हूँ, ये एकदम सीधा रास्ता है। सीधे सीधे रास्ते से मुझे अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच जाना चाहिए था, लेकिन ये हो ही नहीं रहा है। उसने वापस से यही कोशिश करी। वापस से उसने अपने पैडल को जोर जोर का मारना चालू कर दिया। बहुत ज्यादा समय बीता जा रहा था, लेकिन वो हर समय उसी पेड़ के पास आके रुक रहा था। अब ये कोशिशें उसने 10-15 बार कर चुका था। माधव फ्रस्ट्रेट हो चुका था कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ। मैं आपको बताता हूँ, ऐसे बहुत सारे पैरानॉर्मल एंटिटीज होते हैं जिसके साथ अगर आपकी भेंट मुलाकात हो जाए तो उस समय आप चकवा का शिकार बन सकते हो। चकवा का शिकार मतलब अगर एक पैरानॉर्मल एंटिटी अगर आपसे जुड़ जाए तो उस समय वो आपको उनसे दूर नहीं होने देती, जुदा नहीं होने देती। वो बार बार आपको उसी सर्कल में घुमाती रहेगी। आपको ऐसा लगेगा कि आप आपके डेस्टिनेशन तक पहुंच रहे हो, लेकिन वो नहीं होगा। आप सिर्फ उसी के करीब आते जाओगे। जितनी कोशिशें करोगे आप उसके करीब आते जाओगे। और यही माधव के साथ भी हो रहा था।
वो एक चकवा में फंस चुका था। अब बार बार एक चकवा का शिकार होने के बाद माधव पूरी तरीके से थक चुका था एंड ही वाज लाइक कि अब मुझसे और नहीं हो रहा है, उस प्रेत आत्मा को अगर मेरी जान ले लेनी है तो ले लो, मैं थक चुका हूँ अभी। फिर उसने वापस से थोड़ी हिम्मत करके उस पेड़ की ओर नजर घुमाई। नजर घुमाने के बाद उसने देखा कि वो लड़की अभी उसी पेड़ के पास खड़ी है। माधव ने जैसे उसकी तरफ देखा, वो लड़की माधव को देखकर बहुत ही ज्यादा मुस्कुराने लग गई। एक अलग ही एकदम क्रीपी वे में वो मुस्कुराने लग गई थी। माधव को थोड़ा बहुत डर भी लग रहा था, लेकिन वो फिर भी उसके पास गया, हिम्मत जुटाकर उसके पास गया, अपने दोनों हाथ जोड़े एंड उसको कहा कि मुझसे गलती हो गई, आइंदा से किसी भी प्रेत आत्मा का मैं कोई भी सामान नहीं छूऊंगा, आइंदा से किसी भी प्रेत आत्मा पे मैं कभी भी कोई भी ऐसी हरकत नहीं करूंगा, आपको परेशान नहीं करूंगा, मुझे बस माफ़ कर दो। माधव को अंदर ही अंदर ये सेल्फ रियलाइजेशन भी हो रहा था कि जिस भी जगह पे प्रेत आत्माओं का वास होता है वहाँ पे अपने कदम ना ही रखे तो अच्छा है, वरना वो सिर्फ और सिर्फ मनहूसियत ही आपके कदमों से आपके घर तक लेके जाएंगे और कुछ नहीं होगा इसके बदले में। वो बस अपना चेहरा नीचे करके ज़मीन की ओर रख के माफ़ी ही मांग रहा था, हाथ उसके जुड़े हुए थे एंड वो बस माफ़ी मांग रहा था। मिनटों तक उसने अपना चेहरा ऊपर किया ही नहीं। इतनी ज़्यादा माफ़ी मांगने के बाद उसके कंधे पे उसको एक हाथ महसूस हुआ, जैसे किसी ने उसको बस ऐसा बुलाया है। हिम्मत जुटा के उसने अपनी आंखें खोली, सामने देखा तो सामने कोई नहीं था, पीछे देखा तो पीछे बहुत सारे गांव वाले थे। फिर माधव ने उनको बताया कि क्या क्या चीज़ें हुई है। देन उन गांव वालों ने बोला कि अभी तो बेटा हम आपको कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन यहाँ से निकलना हमारी पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए। हमारा पहला काम है कि यहाँ से हम लोग सही सलामत बाहर निकले। फिर माधव उन्हीं के साथ वापस चला गया अपने घर। जब वो सारे गांव वाले माधव को उसके घर पे छोड़ने जा रहे थे ना, तो फिर रास्ते में ही एक गांव का सदस्य बाहर आया उस क्राउड में से, उसने कहा कि माधव, आपने जो भी देखा है वो सब कुछ सच है, इसमें से कुछ भी झूठ नहीं है। जो चकवा था वो भी सच था, जो इतना आप घूम रहे थे वो भी सच था, जो लड़की को आपने देखा वो भी सच था। ये सारी चीज़ें कोई और नहीं बल्कि उस ही पेड़ का जो एक काला साया है वो ही करवा रहा था। उस पेड़ में एक भटकती हुई प्रेत आत्मा रहती है, जो कि कई सालों पहले उसने वहाँ पे जाके अपनी मौत को अपना लिया था। वहाँ पे जाके उसने आत्महत्या कर ली थी। आत्महत्या करने के दौरान उसने अपने को बहुत ही ज़्यादा टॉर्चर किया था। अपने सारे लहू को अपने हाथों में रख के उसने जो पेड़ की टहनियाँ थी सब पे रगड़ दिया था उसने। ऐसे करते करते उस पेड़ के हर एक टहनियों में उसका गम छुपा हुआ है, उसका दर्द है वहाँ पे। वो पूरे पेड़ को कैप्चर कर चुकी है, पूरा साया उसके ऊपर ही है, वहीं पे उसकी आत्मा भटकती है। ऐसा बताया जाता है कि उस लड़की ने पूरे गांव में हमेशा दुख ही देखा है, उसने अपनी पूरी ज़िंदगी में दुख ही देखा है एंड इसी वजह से वो आने जाने वाले लोगों को भी दुख देना चाहती है, सबको सिर्फ दुख में ही देखना चाहती है। एंड यही चीज़ शायद से वो आपके साथ भी करना चाहती थी एंड इसीलिए इस रास्ते में कोई भी नहीं आता जाता। आप भी जब जा रहे होगे इस रास्ते से, आपने भी देखा होगा कि इस रास्ते पे ना बंदा था ना बंदे की जात। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जाना हमारे लिए एकदम रिस्ट्रिक्टेड है, मना है यहाँ पे जाना। ये गलती शायद आपने करी है, लेकिन आइंदा मत करना। शाम हो जाने के बाद या फिर सुबह में या दोपहर में या रात में यहाँ पे नहीं जाना चाहिए, क्योंकि ये लड़की आपको और आपकी ज़िंदगी को सिर्फ एक खेल समझेगी। एंड जहाँ तक आपके घर पे पहुँचने का सवाल है, तो आप घर पे कैसे भी पहुँच सकते हो, कितना भी वक्त लगे, कोई शॉर्टकट मत आजमाओ, क्योंकि एक छोटे रास्ते से आपके घर पे जाने की कीमत आपको सिर्फ एक ही चीज़ से देनी होगी और वो है मौत से। इस पूरे हादसे के बाद माधव इतना ज़्यादा घबरा उठा था, इतना ज़्यादा डर गया था कि अभी उसको कई दिनों तक के लिए बुखार चढ़ चुका था। एक्चुअली गाइज आजकल ऐसा होने लग गया था उसके साथ कि जब भी वो अपने पलकों को बंद करता था तो उसकी नज़रों के सामने सिर्फ और सिर्फ वो लड़की होती थी, वही पेड़ वाली लड़की, एंड वो माधव को देखकर मुस्कुरा रही होती थी। माधव ने फिर वही किया, उसने सब चीज़ों को भूल गया वो एंड उसने बोला कि अब से जब भी मैं अपने घर पे आया करूँगा तो मेरे लिए कोई भी शॉर्टकट एग्जिस्ट ही नहीं करता, मुझे अपना वक्त नहीं बचाना है, मेरी जान की कीमत इससे ज़्यादा कई बढ़कर है, मुझे किसी शॉर्टकट से नहीं जाना। वो ये भी समझ गया था कि क्यों कोई भी गाँव वाला उस रास्ते की तरफ मुड़कर भी नहीं देखता एंड क्यों वो गाँव वाले उसको इस तरीके से देख रहे थे जब वो पहली बार उस रास्ते से जाने निकला था, क्योंकि वो रास्ता श्रापित है, वहाँ से कभी भी किसी को नहीं जाना चाहिए। एंड गाइस यही थी ये कहानी मंगला जोड़ी की और माधव की। एंड गाइस इन कंक्लूजन में आपको एक बात कहना चाहता हूँ कि इस पेड़ ने कई लोगों की जान भी ली है, इसके साथ इतने सारे हादसे हुए हैं ना गाइस कि आप सोच भी नहीं सकते। लाइक आप ऐसा भी नहीं सोच सकते हो कि ये कहानी मनगढ़ंत है, मनगढ़ंत बिल्कुल भी नहीं है, लोगों की मौत हुई है इससे। बहुत समय पहले एक छोटी सी बच्ची को इस पेड़ ने पोजेस कर लिया था, इस पेड़ की आत्मा ने पोजेस कर लिया था एंड वो लड़की ने पोजेशन में आके कहा था
कि मैं 21 लोगों की जान लेना चाहती हूँ आने वाले दशहरा से पहले पहले। एंड यही चीज़ ने वहाँ पे एक खौफ फैला दिया था। बच्चे लोग स्कूल नहीं जाना चाहते थे, लोग अपने काम पे नहीं जाना चाहते थे। अगर कोई बच्चे स्कूल भी जा रहे थे तो वो उस रास्ते से नहीं जाते थे, वो रास्ता हमेशा से सन्नाटे में ही घिरा हुआ रहता था। लोगों में डर का माहौल बहुत ही ज़्यादा हो रहा था, बहुत ही ज़्यादा हो रहा था। एंड ऐसा देखते देखते, क्योंकि गाइस 7 लोगों की मौत ऑलरेडी हो चुकी थी उस पेड़ के इर्द गिर्द। एंड गाइस फिर इतना ज़्यादा डर का माहौल देखने के बाद फाइनली किसी ने ठाना कि इस पेड़ को मैं काट दूंगा। जिस लड़के ने इस पेड़ को काटने की मदद करी थी, कुछ ही दिनों बाद खून की उल्टी करके वो लड़के की भी मौत हो गई। कहा जाता है कि वो लड़का उस पेड़ का आखिरी शिकार था। अब ये पूरी कहानी क्या सिर्फ एक मनगढ़ंत कहानी है या फिर सच्ची कहानी है, कितनी सच्चाई है इस कहानी में, वो तो सिर्फ और सिर्फ एक मिस्ट्री ही बन के बस अब रह जाएगी। क्योंकि गाइज हर एक गांव में कोई ना कोई ऐसी कहानी होती है, हर एक गांव में कोई ना कोई एक ऐसा तालाब मिलेगा आपको, कोई एक ऐसा पेड़ मिलेगा, कोई एक ऐसा घर मिलेगा जहाँ पे कोई शाम के बाद जाता नहीं है। हर कहीं ना कहीं पे आपको ऐसे लिंक्स मिलेंगे, ऐसी कहानियां मिलेंगे जो कि गांव वालों ने शायद से बनाई हो सकती है, लेकिन कभी कभार गाइज ये सच भी होती है। अब आप बताइए कि मंगला जोड़ी का ये पेड़ जो कि उड़ीसा में है, क्या ये सच्ची घटना पे आधारित है या नकली पे? क्या वहाँ की जो आत्मा है, उस लड़की की आत्मा, क्या वो अभी भी वहाँ पे भटक रही है अपनी अगली शिकार को ढूंढने के लिए? हाँ या ना, प्लीज कमेंट्स में बता दीजिए। शुक्रिया।